अब देखिए क्या है हमारे एक्चुअली मैं आज कोई एक नया वर्जन उसका आ गया ना, मैं देख रहा था। मिक्स वो जो है एटा एटा करके कुछ बता रहे हैं, ईटा करके बता रहे हैं। एटा हाँ, वो अल्फा बीटा। नया नया नाम कुछ ना कुछ मिल ही जा रहा है मैंने इसमें। कहा वो पूरी की पूरी वो जो है ना लैटिन की पूरी अल्फा बीटा ईटा थीटा। सारा हो जाएगा, सारा हो जाएगा। चलिए अब शुरू कर दे शुरू हम। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। Just give me a moment. I'm just Sure, putting it sure. on Facebook, right? ओके Sure. Yeah, we can start now. यस Negi ji, over to you. यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को व्यूअर्स। आज इन दिस सीरीज ऑफ आवर पायनियर टॉक हमारे साथ वाइस चांसलर ऑफ हिमालयन यूनिवर्सिटी डॉक्टर विजय दसमाना है। ही इज अ नोन पर्सनैलिटी ऑफ उत्तराखंड और काफ़ी बाहर भी उनका नाम है। तो ही इज अ फिलियंथ्रोपिस्ट आल्सो, कई सोशल उसमें भी रहते हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। तो स्वागत है दसमाना साहब आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर इस पहला एक बात कोविड से ही शुरू करें तो जो हमने एक सेकंड वेव देखी, फर्स्ट वेव देखी, उसके बाद सेकंड वेव में बहुत काफी इश्यूज आए, काफी परेशानी आई, डेथ्स काफी हुई। आपको क्या लगता है एज अ सोसाइटी व्हाट लेसन्स वी हैव लर्नड फ्रॉम द सेकंड वेव? एक्चुअली में क्या है, देखिए मैं ये जो अपने अनुभव के बेस पे मैं देख रहा हूँ, अनुभव के बेस पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है और हम लोग बार बार भूल जाते हैं जो गलतियां हमने मार्च अप्रैल से पहले करी है। सोसाइटी वही गलतियों को अब दोबारा कर रही है। अभी आप बाहर निकलेंगे, मैं भी 2-3 दिन पहले ऋषिकेश गया था कुछ काम से। किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो हम ये जो हमारा अदृश्य शत्रु है, इससे हम लड़ाई कैसे करेंगे जी, ये हमको पता नहीं है। हवा में कहाँ पर है, कौन छींक गया है, कौन खांस गया है, हवा में वो वायरस तैर रहा है और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो कोविड फिर हमको हो जाएगा। और जो हमने दूसरी वेव से पहले जो गलतियां करी थी, पब्लिक वही गलती अब भी कर रही है। थोड़ा सा हो सकता है वैक्सीनेशन से कुछ हो सकता है राहत मिले, लेकिन फिर भी अभी हमको जितना फ्री हम घूम रहे हैं, जितने आराम से हम लोगों ने जो है, शायद ये हमारे मन में आ गया है कि अब कोविड खत्म हो गया है। ऐसी बात तो है नहीं। तो ये वायरस अभी भी है, इस वायरस से हमको बच के रहना है। और जितने लोग हम हैं, जिन जिन तक मेरी आवाज़ ये पहुंच रही है, मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो सावधानी बरतें। इसका भी परमानेंट उपचार कुछ नहीं है, इसलिए सावधानी सब बरतें, इसका बचाव करें। जितना हम अपने आप को इस वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं, वही आज भी वही दवाई अभी है। इसलिए सोसाइटी को बहुत सावधानी से अभी आगे बढ़ना होगा। जो बात हाँ, हमारे साथ हमारे किमोटी जी हमारे हैं। जी जी जी, किमोटी जी। एक्चुअली शुरू में तो ओवर टू किमोटी जी नाउ। अच्छा सर, ये जो आपने बात की है कि हम वही मिस्टेक्स दोहरा रहे हैं, पब्लिक कंप्लेसेंट हो गई है। तो सेकेंड वेव में ऐसा हुआ था कि डेथ जो हुई थी अनफॉर्चुनेटली, उसमें फिर ये हो रहा था कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाई सरकार इज टू बी ब्लेम्ड, हॉस्पिटल्स का कमी है, बहुत सारे कमियां हैं। तो ये क्या आप किसको, whom do you hold responsible इसके लिए? देखिए, ये पहले तो ये पूरा विश्व जानता है और हम सब लोग जानते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है। अब जब आपदा आती है तो उस आपदा, और ये भी ऐसी आपदा है कि ये जैसे कोई बाढ़ आ गई या कोई लैंडस्लाइड हो गई
या कहीं रोड टूट गई या कहीं बिजली गिर गई, तो वो हमको पहले से थोड़ा बहुत जैसे बाढ़ का नियंत्रण हम पहले से कर सकते हैं। अब इसमें ये एक ऐसा वायरस, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा पूरे विश्व में आ रखी है कि इसके लिए मैं नहीं समझता हूं किसी को कोई दोषी दिया जाना चाहिए। सबने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया, चाहे सरकारी तंत्र रहा हो, चाहे अस्पताल रहे हों, चाहे डॉक्टर रहे हों, चाहे जो अस्पतालों में काम करने वाले अन्य कर्मचारी हैं, सबने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा उस समय हम कोविड के मरीजों को दे सकें, दी। इसमें मैं, अगर आप मुझे पूछना चाहें तो मुझे ये कहने में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। इसके लिए जनता जिम्मेदार रही है। जनता ने बिल्कुल भी जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती, और उसका परिणाम हमने भुगता। फिर चारों तरफ कोविड के पेशेंट थे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। जितनी ये हमको समझना चाहिए कि हमारी जिस हिसाब से हमारी देश की पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है अभी। और वो जैसे जैसे हम स्ट्रांग करते जा रहे हैं, उतनी वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो उसको अभी स्ट्रेंथन करने में ही हमको भी बहुत समय लगेगा। तो किसी को भी दोष देना मैं नहीं समझता हूं कि उचित है। लेकिन हाँ, पब्लिक जरूर इसके लिए दोषी है। पब्लिक ने बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरती, और उसका परिणाम हमने भुगता कि जो अचानक चारों तरफ कोविड के केसेस आ गए, और किसी को भी इस चीज की ये वो नहीं थी कि इस तरह से बाढ़ आ जाएगी मरीजों की। और उसके लिए निश्चित तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं था उस समय। तो तैयार इसलिए नहीं था कि किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि इस तरह से मरीज आएंगे, इस तरह से कोविड अचानक फैल जाएगा ये। तो इसीलिए मैंने जैसे पहले भी कहा कि सबको अभी भी सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है, अपना बचाव करना बहुत आवश्यक है। जी दशमाना साहब, सही आपने कहा कि बचाव करें और सावधानी रखें। एक कोविड में एक जो इसकी बात चल रही है कि जो इसका इलाज तो नहीं, लेकिन वैक्सीनेशन से उसको काफी हद तक हमारा एक उसका है, और ये हम ह्यूमन काइंड को एक वैक्सीन मिली है, बहुत बड़ी बात है, समय पर वैक्सीन मिल गई। अब उत्तराखंड सरकार कह रही है कि हम दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेशन कर देंगे, जो वैक्सीनेबल पॉपुलेशन है 18+ पॉपुलेशन को। लेकिन अगर हम जब आज की जो स्पीड अप, कल सैटरडे को बड़ा अच्छा रहा, 1,70,000 से ऊपर वैक्सीन लगी। लेकिन आज की तारीख में जो अगर हम देखें तो दिसंबर तक हम वैक्सीनेशन पूरा करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप ले जाने चाहिए जिससे वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन और काम पर सब लोग लगे अपने वापस? देखिए, वैक्सीनेशन के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। एक तो पहले वैक्सीन की उपलब्धता, क्या उतनी संख्या में वैक्सीन प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हमारे पास उपलब्ध है उतनी वैक्सीन, क्योंकि 130-140 करोड़ की जनसंख्या भारत की है, उसमें अगर हम 18 से ऊपर की आबादी को लगा लें तो कम से कम मेरा ये मानना है 110-115 करोड़ तो होगी। तो उस पूरी आबादी को वैक्सीन लगाना, उतनी वैक्सीन की उपलब्धता होना अनिवार्य है। और उसके बाद अनिवार्य होने के साथ साथ फिर जो अवेयरनेस प्रोग्राम है पब्लिक में कि भैया वैक्सीन लगाइए, उसके लिए हो सकता है किसी के मन में कोई भ्रांति हो, लेकिन अभी तक जितने लोगों को वैक्सीन लगी है, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बहुत ज्यादा दिक्कत किसी को आई है। 1-आध लाख में 1-आध किसी व्यक्ति को कोई रिएक्शन हुआ हो तो हुआ हो। वैसे हिंदुस्तान में तो कोई इस तरह का केस सुनने को नहीं आया है। तो वैक्सीन उपलब्ध है तो मेरा सबसे गुजारिश होगा वैक्सीन लगाइए। और वैक्सीन एक रुकावट, इस समय रुकावट का काम करेगा। एक बांध जैसे हम बनाते हैं, उस बांध को उसमें जब दीवार रख देते हैं तो वो दीवार का काम करेगा। कोरोना वायरस तब भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, मास्क तब भी लगाना चाहिए हम कोविड से बचने के लिए, चाहे हमारे पास वैक्सीन लग गई है, क्योंकि कोविड तब भी हो सकता है। हमारे यहाँ हमारे कैंपस में जिन डॉक्टरों को 2 डबल डोज वैक्सीन लग चुकी थी, उसके बाद भी उनको कोविड हुआ, लेकिन उसमें एक चीज देखने में आई कि उसकी जो सीवियरिटी थी वो उतनी खतरनाक नहीं रही है। तो एक बाढ़ है, जैसे बांध में कह रहा हूं, एक रुकावट है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है वैक्सीन लगाना। अभी अब ये भी दिक्कत आएगी, देखिए जिन लोगों को मार्च में सेकेंड डोज लग गई थी,
उनको ऑलरेडी अब 6 महीने हो गए, तो उनको भी एक थर्ड डोज लगाने की बारी आने वाली है। तो वैक्सीन की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी हम लोग अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगाते हैं। और सबसे मेरा अनुरोध होगा कि गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन लगा रही है, प्राइवेट अस्पतालों में तो पेड वैक्सीन लग रही है, गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग जाकर के जहां जहां वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहां जाके वैक्सीन अवश्य लगाएं। जी सर, एक क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉसिबल थर्ड वेव की, अभी हमको पता नहीं आएगी कि नहीं, बट हम यही सोच के चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से एक तो उत्तराखंड में और एक खास करके आपके हॉस्पिटल में जॉली ग्रांट में आप कैसे बोलेंगे कि तैयारियां कैसी हैं हमारी थर्ड वेव के लिए, थर्ड वेव को टैकल करने के लिए तैयारियां हैं हमारी पर्याप्त? देखिए, भगवान करे कि ये थर्ड वेव ना आए, वैसे ना आने का कोई ऐसा हमारे पास वो दिख नहीं रहा है। जिस हिसाब से पब्लिक ने मास्क पहनना बंद कर दिया है, वायरस अभी भी है, तो थर्ड वेव आने की संभावना पूरी की पूरी है। अब वो सेकंड वेव जैसी खतरनाक होगी या उससे कम होगी, ये अभी समय बताएगा। कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, कितने लोग अभी छूट गए हैं, तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि थर्ड वेव कितनी खतरनाक होगी। जहां तक तैयारियों की बात है, मेरा ये अनुमान भी है, और मैं जगह जगह जिस हिसाब से मैं न्यूज़पेपरों में जो न्यूज़ आ रही हैं या लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, तो लगभग तैयारी सबने कर दी है, चाहे वो बड़े अस्पताल हों, प्राइवेट अस्पताल हों या सरकारी अस्पताल हों। मैं समझता हूं तैयारी सबने बड़ी अच्छे इस समय कर ली है और सब लोग तैयार हैं मानसिक रूप से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर से भी इस तीसरी वेव को हैंडल करने के लिए। जी दसमाना साहब, अभी तो कोविड की बात हुई, एक और बीमारी है जो अपने पैर पसार रही है आजकल उत्तराखंड में स्पेशली, वो है कैंसर। और कैंसर का हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा उत्तराखंड में इस तरह का कोई सेंटर गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कोई इस तरह का नहीं है। आपके यहाँ आपने शुरू किया है, तो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट भी हो और अच्छा भी इलाज हो, उसके लिए क्या तैयारियां आपकी हैं, विशेषकर आपके इंस्टीट्यूट की? देखिए, कैंसर जो है पहले भी समाज में रहा है। हाँ, आज से अगर मैं 20 साल 30 साल पुरानी बात करूं तो शायद उस समय डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज इतनी अच्छी उपलब्ध नहीं थी जितनी अब हैं। तो समय पे कैंसर अब जो है उसका डायग्नोसिस हो जा रहा है, तो उसको हम इंसानों को बचाने में भी अब हम ज़्यादा सक्षम हैं, जो मेडिकल कम्युनिटी है। मेरा सबसे पहले तो गुजारिश ये होगी उन सब लोगों से जो मेरी बात सुन रहे हैं कि कहीं पर भी थोड़ा सा भी आपको शंका होती है, देखिए बाहरी शरीर पे कहीं हो रहा होगा तो आपको उसके सिम्टम्स मिल जाएंगे, कहीं पेन हो रहा होगा, कहीं फोड़ा दिख जाएगा, तो उसको एक तो लाइटली न लें। हमें तुरंत अपने जो भी हमारे नियरेस्ट सेंटर हैं, नियरेस्ट डॉक्टर हैं, अच्छे सेंटर्स हैं, वहाँ जा करके उसकी जांचें करा लेनी चाहिए। और कैंसर ये ऐसी बीमारी है, अगर इसकी पहली स्टेज होती है उसमें अगर पता लग जाता है तो हम 90% केसेस में उस व्यक्ति को बचाने में मेडिकल साइंस आज सक्षम है। लेकिन अगर जहां सेकेंडरी स्टेज आ जाए, जहां वो शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाता है, तो फिर जो है उसको उसका ट्रीटमेंट करना, उसको बचाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कैंसर के लिए जॉली ग्रांट में, हमारे इंस्टीट्यूट में हम काफ़ी समय से हमारा कैंसर का ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है। एक कम्प्रिहेंसिव कैंसर इंस्टीट्यूट हमारा है जिसमें कीमोथेरेपी है, चाहे रेडियोथेरेपी है, चाहे सर्जरी है, हर तरह की सुविधाएं जॉली ग्रांट में उपलब्ध है। जहां तक अफोर्डेबल की बात है, उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने हर व्यक्ति के लिए आयुष्मान योजना लगा रखी है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। और राज्यों में सिर्फ बीपीएल लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में सभी लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ आयुष्मान के लिए, आयुष्मान के पैनल में हमारा अस्पताल उसमें इम्पैनल्ड है। और अभी तक पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आयुष्मान के पेशेंट का ट्रीटमेंट हमारे अस्पताल में है, जबकि हम प्राइवेट अस्पताल हमको कहते हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों ने कहीं कोई कोताही नहीं बरती है।
क्योंकि हमारा एक जो उद्देश्य है इस संस्थान का एक दूसरा है, एक दूसरे भाव से, एक चैरिटेबल भाव से हम लोग काम करते हैं। तो क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने आयुष्मान योजना सभी मरीजों के लिए लगा रखी है और कैंसर भी उसमें इंक्लूड है, तो मैं नहीं समझता हूं कि उत्तराखंड की जनता को कैंसर का एक अफोर्डेबल इलाज उत्तराखंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ मौजूद है तो हमारे यहाँ आ सकते हैं, शायद दूसरे अस्पतालों में भी कहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ इसकी पूरी व्यवस्था है। तो किसी भी व्यक्ति को जरा सा भी अगर कहीं कोई शंका होती है, कहीं कोई लगता है कि कोई एक ग्रोथ कोई शरीर में हो रही है, तो सही वक्त पे अपने अच्छे सेंटर में जाकर के अपनी जांच कराएं और उसका इलाज करवाएं। जो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, अभी 1.5 साल के आसपास कोविड को आए हुए, तो ऑब्वियसली सब जगह चैलेंजेस हैं, बट जो हेल्थ है, मेन स्ट्रीम हेल्थ है, मान लीजिए क्योंकि फोकस सारा कोविड पे चला गया, तो जनरल पेशेंट्स जो और बीमारियों का, उनको लेके भी चैलेंजेस है। प्लस जैसे आपका इंस्टीट्यूट है उसमें एजुकेशन भी चल रहा है, तो आप ये दो चैलेंजेस कैसे आप, एक तो जनरल हेल्थ को भी देखना है आपको, प्लस आपको एजुकेशन भी चालू रखना है, तो आप ये चैलेंजेस को कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस तो हैं ये, और जिस समय जैसे सेकेंड वेव आई थी तो अपने आप ही लोगों ने, जो दूसरे मरीज थे, अनलेस कोई इमरजेंसी थी तो वो अस्पतालों में आना उन्होंने वैसे ही बंद कर दिया था। लेकिन हमने उस वक्त भी, हमारा जो जनरल अस्पताल है वो सेपरेट है, कोविड अस्पताल सेपरेट है, तो दोनों अस्पताल हमारे चल रहे थे। नॉन कोविड पेशेंट के लिए भी हम लोग काम कर रहे थे और कोविड पेशेंट के लिए भी काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया कि क्योंकि कोविड तो एक लिमिटेड नंबर है, लेकिन जो नॉन कोविड पेशेंट हैं, जिसमें हार्ट के हो सकते हैं, कैंसर के हो सकते हैं, किसी महिला को प्रसव क्रिया के से जाना है, किसी को चोट लग गई है, किसी के ब्रेन में कुछ है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दूसरी अन्य प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने दोनों ही अस्पताल हमारे चालू रहे, चाहे वो कोविड वाला रहा हो, नॉन कोविड रहा हो। और हमारे डॉक्टरों ने, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने बड़ी उसके साथ, धैर्य के साथ और बड़े साहस के साथ दोनों तरह के मरीजों को अपनी सेवाएं दी हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी तो बहुत आ गई है, जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। भले ही मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि जो प्रॉपर एजुकेशन का सब्स्टिट्यूट है, ये कहना बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग है, उसमें बच्चे अपनी स्क्रीन को ऑफ करके, अपना माइक ऑफ करके पीछे क्या कर रहा है किसी को पता नहीं है, तो टीचर के लिए भी समस्या है कि इतने बच्चों को कैसे वो कंट्रोल करे। बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन, उसके माध्यम से, ऑनलाइन मोड पे सब बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, कहीं कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमने ये निर्णय जरूर लिया कि हम परीक्षाएं सब ऑफलाइन मोड पे करेंगे, हम ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं कर रहे हैं। हमने बच्चों को कह दिया है कि आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, प्रैक्टिकल ऑफलाइन ही होंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस में, नर्सिंग साइंस में, जहाँ साइंस सब्जेक्ट हैं, वहाँ आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल नहीं करा सकते। तो हम लोग इस तरह से चलते हैं कि जिस समय कॉलेजेस बंद है तो उस समय थ्योरी पार्ट उनका कंप्लीट कर लिया जाए, और जैसे ही कॉलेज खुले तो उस समय फिर पूरा का पूरा समय प्रैक्टिकल क्लासेस पे लगाया जाए। अब जैसे इस समय मेडिकल कॉलेज खुल गया है, नर्सिंग कॉलेज खुल गया है, अन्य कॉलेज खुल गए हैं, तो इस समय हमारा पूरा ध्यान अब प्रैक्टिकल पे है। बच्चों को प्रैक्टिकल में कहीं कोई, उनको जो है हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, और थ्योरी में भी जो पार्ट उनका कमजोर है तो उनको अब हम ऑफलाइन मोड में उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हाँ, आपने कहा कि जो वैक्सीन की वापस एक बार बात हम लोग कर लें कि वैक्सीन एक रामबाण, एक तरह से एक प्रोटेक्शन है। हालांकि दो बार भी लगने के बाद भी आता है, लेकिन सीवियरिटी उसकी कम होती है। लेकिन अभी भी देखने में आया है, हालांकि सेकेंड वेव के बाद काफी लोगों में हुआ, लेकिन अभी भी काफी लोग स्केप्टिकल हैं, उनमें, उनके मन में शंका है। तो ये शंका कैसे दूर की जाए? और जब तक सब ये शंका दूर नहीं होगी, सभी वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तब तक ये सक्सेसफुल भी नहीं होगा। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, शंका के लिए मैं समझता हूँ जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक तो अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम इस पे होना चाहिए, और जो आस पड़ोस के लोग हैं, मेरा उनसे गुजारिश होगा, अगर उनके आस पड़ोस में कोई लोग हैं जिनको कोई शंका है, जिनको कोई डर लग रहा है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप को सामने रख सकते हैं कि भाई मैंने वैक्सीन लगाई है। मेरा सबसे गुजारिश होगी, कोई स्केप्टिकल होने की आवश्यकता नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इसका कोई ऐसा नहीं आया है अभी तक। वैक्सीन मेडिकल साइंटिस्ट ने बड़ा अच्छा इसके ऊपर, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं
बड़ी अच्छी रिसर्च करके इस वैक्सीन को उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश होगी, इसमें स्केप्टिकल ना हो, बिना किसी डर के वैक्सीन अपनी अवश्य लगाएं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस समय जैसे मैंने कहा है कि बाढ़ है, ये एक रुकावट कर देगा उस वायरस को ज़्यादा हमारे शरीर को डैमेज करने के खिलाफ। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि स्केप्टिकल बिल्कुल ना हो, इसके अच्छे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। जो न्यूज़ मीडिया हैं, आप लोग हैं, आपके थ्रू भी एक अच्छे कोई आर्टिकल आ जाने चाहिए लोगों के भय को दूर करने के लिए। संभवतः लोगों के मन में थोड़ा भय है, लेकिन भय नहीं होना चाहिए। अब तो ऑलरेडी वैक्सीन को लगते हुए 1 साल होने वाला है और कहीं कोई ऐसी अनहोनी सुनने में नहीं आई है। तो ये जो मन में थोड़ा भय है, इस भय को हम सब लोग दूर करें और सब के सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीन लगाएं। जी, एक एस्पेक्ट है जो हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट कोविड से एम्प्लॉयबिलिटी, बिजनेस, सब चीज पे बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ा है। मेन बहुत इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग हुआ है इसका। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, आप लोग को आत्मनिर्भर बनाने के एंगल डायरेक्शन में भी काम कर रहे थे। तो क्या यूनिवर्सिटी में कुछ आपने ऐसे कोर्सेज में चेंज किया है या कुछ ट्वीक किया है जिससे लोग को और फायदा हो इस सेक्टर में, एम्प्लॉयबिलिटी में? देखिए, हमने 2 फोल्ड काम किया है। 2 फोल्ड हमने कैसे किया है। एक तो जो यूथ जिनकी नौकरी चली गई है, एक हमारे पास वो भी पूरा तबका है जिसकी नौकरी चली गई है। दूसरे ऐसे क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, क्या पाठ्यक्रम हो सकते हैं जिनको वर्तमान परिवेश को मद्देनजर रखते हुए शुरू किया जा सकता है, जो कि आगे भविष्य में जो है समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों। तो हम लोगों ने अपने यहाँ एक तो डेटा साइंस, बीएससी डेटा साइंस का प्रोग्राम शुरू किया है। बहुत बड़ा ये फील्ड है जिसकी इस समय बहुत आवश्यकता है इन एक्सपर्ट्स की, क्योंकि डेटा अवेलेबल है और लेकिन उस डेटा को एनालाइज करना है, उस डेटा के आगे पे देख करके आगे प्रिडिक्शन करना है। तो वो उस तरह के हमारे पास लोग, ट्रेंड मैन पावर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हमने एक डेटा साइंस का प्रोग्राम शुरू किया है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स शुरू किया है। हमने एपिडेमियोलॉजिकल, जो अब देखिए इतनी बड़ी ये त्रासदी आई है और हमारी कंट्री में एपिडेमियोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी कमी है। ये सारा उस जो वायरस का पूरा डेटा एनालाइज करते हैं, वायरस का जो पूरी किस किस तरह से वो रूप बदल रहा है, क्या कर रहा है, वो जो सारा एनालाइज करते हैं, उसके लिए एपिडेमियोलॉजिस्ट की बहुत सख्त जरूरत है पूरी कंट्री में। वो हमने प्रोग्राम शुरू किया है। जो यूथ बेरोजगार हो गए हैं, देखिए बहुत सारी जगह फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कुछ लोग जो होटल, खास करके टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 2 साल से नहीं हुई है। उत्तराखंड का पूरा जो पहाड़ी इलाका है वो टूरिज्म के बेस पे ही 6-8 महीने वो लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो पूरा बंद हो रखा है। जो लोग टैक्सी वाले थे, जिन्होंने टैक्सियां लोन पे ले रखी होंगी, वो बेचारे सब इस समय सब रो रहे हैं। इस समय इस वायरस ने इकोनॉमी को बहुत बड़ा डेंट लगाया है। तो हमने ये किया कि किस तरह से खास करके जो यूथ होटल इंडस्ट्री से आए हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। और जो हमारी उत्तराखंड सरकार की एक पॉलिसी थी, होम स्टे पॉलिसी। अब होम स्टे हम लोग चिल्ला तो रहे, लेकिन होम स्टे होता क्या है, उसमें क्या करना है, उसको प्रमोट कैसे करना है, तो उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम अपना चलाया। और हमने इनिशियल स्टेज पे ये डिसाइड किया था कि हम 1000 युवाओं को होम स्टे के लिए उनको हम ट्रेन करेंगे। उनको हम ट्रेन करने के साथ साथ उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे और उनका बिजनेस कैसा चले उसके ऊपर उनको हम मदद करेंगे। तो उसके ऊपर हमने पूरे उत्तराखंड के लगभग 80 डेस्टिनेशन हम लोगों ने सेलेक्ट किए और उसमें वहाँ से हमने यूथ को पिकअप किया। पहला बैच हमने 100 बच्चों को ट्रेन कर दिया, दूसरे 100 बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है। उनको हम अब एक वेबसाइट बना करके एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे ला करके उनको हम एक ताकि वो मेक माई ट्रिप के थ्रू, booking.com के थ्रू या दूसरे अन्य माध्यमों के थ्रू उनका प्रचार प्रसार हो सके, उसके लिए हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। लोग बड़े उत्साहित हैं और कई लोगों ने अपना ये जो होम स्टे प्रोग्राम है वो शुरू कर दिया है। दूसरा, हम लोगों ने ये किया था कि कृषि के क्षेत्र पे जो हमारे कृषक हैं वो बजाय रूटीन फसल उगाने के कैश क्रॉप उगाएं
और उस कैश क्रॉप को हम तुरंत खरीद लेंगे। उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट अभी हमारे पास आया है। जो हमारा हिल कैंपस है तोली में, मल्ला बदलपुर में, सतपुली से आगे पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ किसानों ने जो भी उन्होंने कैश क्रॉप उगाई थी, हमने वो तुरंत खरीद ली है। वो अभी कुछ दिन पहले हम लोग वहाँ गए थे, उनसे उन्होंने बड़ी इलायची थी, रोजमेरी उगाई थी, कुछ लोगों ने हल्दी उगाई है, कुछ लोगों ने अदरक उगाया है, तो उससे हमने तुरंत खरीद लिया। तो एक वहाँ बहुत ही अच्छा एक मैसेज उसका गया है, और अब सब लोग आगे बढ़ चढ़ करके आके अपना काम करना चाह रहे हैं। तो इस सेक्टर में हमारी यूनिवर्सिटी काम कर रही है कि समाज को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, समाज के युवाओं को उनके पैरों पे कैसे खड़ा किया जाए, एक सस्टेनेबल मॉडल, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मॉडल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उत्तराखंड की जो विषम परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, खास करके ऊपर पहाड़ी जिलों की, तो वहाँ यूथ को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, उसके ऊपर हम लोग एक अनोखी पहल हम लोगों ने शुरू करी है। और मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले 6 महीने 1 साल में इसका परिणाम सबको देखने को मिले। एक सस्टेनेबल मॉडल की आपने बात करी, एक आपके यहाँ रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है, और इसमें वाटर और सैनिटेशन के क्षेत्र में हमें जहां तक मालूम होगा काम काफी ठीक ठाक कर रहा है। इसके कुछ अचीवमेंट्स बता सकते हैं कि इसका जो रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का क्या मेजर अचीवमेंट्स हैं? रूरल डेवलपमेंट जो हमारा ग्राम्य विकास संस्थान है, ये सबसे पहले इसी संस्थान ने काम करना शुरू किया था 1990-91 में। इसके थ्रू ये था कि गांव में जाकर के गांव के लोगों को बेसिक सुविधाएं अगर वहीं मुहैया कराई जा सकती हैं, स्वास्थ्य था, शिक्षा का ऊपर था, इनकम जनरेशन का था, एजुकेशन के ऊपर है, कोई गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। और फिर जब हमने आगे बढ़ाया तो हमने देखा कि पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या तो पीने के पानी की है। पीने का पानी नहीं है तो फिर वो जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं बेचारी, वो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाके पानी ला रही हैं, तो उनका आधा समय पानी लाने में हो गया। वो पानी वो पहले उसको खाना बनाने के लिए लाएंगे, अपनी उनका स्वच्छता के इश्यूज हैं, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर साफ सफाई भी कैसे रखी जाएगी। तो हम लोगों ने एक ग्राम्य विकास संस्थान के थ्रू हेल्थ के सेक्टर पे काम किया है, एजुकेशन के सेक्टर पे काम किया है, इनकम जनरेशन का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया है, और वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर भी बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। अभी तक लगभग हम 500 गांव में पीने का पानी पहुंचा चुके हैं। उससे ये फायदा हुआ है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो बच्चियां हैं, उनको पानी लेने दूर नहीं जाना पड़ता, उनको पढ़ने का समय मिल जाता है, उनकी जो अपनी बेसिक हाइजीन्स हैं, पर्सनल हाइजीन्स हैं, उसके लिए उनके पास पानी उपलब्ध है। तो एक बहुत बड़ा बोझ उनके सर से हम लोगों ने उतार दिया है। साथ साथ हमने 14,000 टॉयलेट ऊपर पहाड़ों में बनाए हैं। तो वाटर एंड सैनिटेशन ने, फिर भारत सरकार ने हमको जो भी इनका जो जल जीवन मिशन है, उसमें हमको बहुत बड़ी भागीदारी के रूप में हमको साथ में लिया है। और उत्तर प्रदेश के गांव हैं, उत्तराखंड के गांव हैं, इनमें लोगों को ट्रेनिंग के लिए, जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए हमें बहुत बड़ी उसमें हम लोग भागीदारी कर रहे हैं। लोगों को ट्रेन करने के लिए, लोगों को हर तरह की उनको जो है शिक्षा देने के लिए, और साथ साथ फिर जो हमारा वाटर, जो हमारा पेयजल पहुंचाने का जो हमारा काम चल रहा है, वो भी साथ साथ में हमारा स्ट्रेंथन हो रहा है। एक क्योंकि आप बहुत एकदम कोर एरियाज में इन्वॉल्व है, हेल्थ और एजुकेशन जैसे, ऑब्वियसली कोविड में प्रॉब्लम्स है, उससे सब लोगों ने, जैसे आपने भी किया, टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज करके आपने उसको अपना काम जारी रखा। तो एक तो ये जानना है आपसे कि टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेजेस आपने जो एक्सपीरियंस किए, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि हम क्या इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी पे जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए, ताकि हमारे खुद के स्किल्स, जो हमारे जो ह्यूमन स्किल्स है, वो खत्म ना हो जाए। जैसे आप समझ सकते हैं ना, अगर टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए तो हमारे स्किल्स कम ना हो जाए। देखिए, टेक्नोलॉजी के एडवांटेज, जैसे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, तो हमको व्यक्तिगत तौर पे एक साथ बैठने की आवश्यकता नहीं है, अपना ऑफिस छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे समय की बचत हो जाती है, इससे फ्यूल की बचत हो जाती है। तो ये जहाँ मीटिंगें करनी है, इस तरह की चीज़ें, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। एजुकेशन, देखिए, एजुकेशन तो प्रॉपर क्लासरूम में बैठ करके ग्रुप टीचिंग में एजुकेशन तभी जो है दी जाती है, और तभी वो सफल है, कारगर भी है। अब देखिए, इस कोविड की वजह से एक सेक्टर तो हायर एजुकेशन का है, लेकिन एक सेक्टर प्राइमरी एजुकेशन का है। जो छोटे बच्चे प्ले स्कूल में जाते थे,
एक दूसरे के साथ बैठना है, उठना है, क्लास में कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है। स्कूल में छोटे बच्चों को जो लड़ाई झगड़े होते हैं उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उससे उसके अंदर एक आत्मविश्वास भी आता है कि पब्लिक से कैसे डील करना है, स्कूल में कोई समस्या की कैसे डील करना है। तो वो चीजें धीरे धीरे अभी इस समय इस कोविड की वजह से वो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। वो जो बेसिक्स हम सीखते हैं स्कूल में वो हम सीख नहीं पा रहे हैं अभी, तो वो उस तरफ नेगेटिविटी हो रही है। ऑनलाइन टीचिंग की अपनी, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी ऑनलाइन टीचिंग की अपनी जो है कमियां हैं। बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो गए। देखिए कॉलेज लाइफ में जब हम कॉलेज में जाते हैं बहुत कुछ हम दूसरे अपने सहयोगियों से सीखते हैं, बहुत सारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो कोविड ने ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है, चाहे वो कॉलेज जाने वाले बच्चे हों या वो छोटी क्लासों में जाने वाले बच्चे हों। तो एजुकेशन के ऊपर इसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, हम एजुकेशन के नाम पे ऑनलाइन टीचिंग कर दे रहे हैं, एग्जाम भी ले रहे हैं। इस बार बच्चों को हाई स्कूल और 12th में बिना एग्जाम दिए पास कर दिया गया, मजबूरियां हैं, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट पे मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट तक, अपनी जहां तक हम अपनी जीवन को थोड़ा आसान कर सकें, अपनी अननेसेसरी हैसल को दूर कर सकें, वहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन जहां ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है, जो कि हम आपस में इंटरेक्शन करके एक दूसरे के साथ बैठ के एक ग्रुप टीचिंग में करके जो हम वो सीखते हैं, वो उस सीखने की प्रक्रिया पे निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा आघात हुआ है। ये मेरा अपना, मैं स्पष्ट कहूंगा, इसके ऊपर आघात जरूर लगा है। जी, एक और जो चीज इससे आगे निकल के आ रही है सामने, वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आप देख रहे हैं कि जो हमको जो कोविड बिहेवियर के लिए सिखाया जाता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिससे तो उससे मानसिक प्रभाव एक पड़ रहा है। तो इसमें आपके इंस्टीट्यूट में मेडिटेशन का भी एक अच्छा लेगेसी रही है। क्या हेल्दी टिप्स आप बता सकते हैं और क्या इसके लिए किया जाना चाहिए इस आघात, इस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से बचने के लिए? देखिए कोविड की वजह से दो तरह के डर आए। एक तो इकोनॉमिक फ्रंट पे आया कि हम लोग इकोनॉमिकली, कई लोगों की नौकरी चली गई, कईयों को तनख्वाह कम मिल रही है। देखिए बहुत साफ सी बात है, हम लोग भी अपने यहाँ पूरी सैलरी देने में थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत आ रही है। तो हम लोगों ने भी 80% 90% सैलरी दे पा रहे हैं, 100% सैलरी तो हम भी नहीं दे पा रहे हैं। तो एक तो आया है इकोनॉमिक फ्रंट पे जो धक्का लगा है, उससे इंसान के अंदर एक डर पैदा हुआ है, क्या होगा, क्योंकि जब इकोनॉमी में पैसा नहीं है फिर क्या होगा। दूसरा डर आया है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं मुझे हो गया मैं मर न जाऊं। और तीसरा आया है कि किसी ने अपने परिवार में किसी प्रियजन को खो दिया है। देखिए बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा डेंट लगा है कोविड की वजह से, इस महामारी की वजह से। और उसके लिए देखिए इतनी परिपक्वता मैं नहीं समझता हूं हर व्यक्ति के अंदर है कि वो अपने आप को समझा सके, अपने आप से बात कर सके, अपने आप को धैर्य बंधा सके। तो इस समय समाज का जो हमारे पास पड़ोस में लोग रहे हैं, हमारे मित्रगण हैं, हमारे जो और सब लोग हैं, मैं समझता हूं इस समय एक दूसरे को हेल्प करने की आवश्यकता है, सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, कीजिए। आप किसी को खाना देकर के हेल्प कर सकते हैं जो बेचारे भूखे रह गए हैं, जिनके पास, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक, उनकी सैलरी नहीं मिली है, उनको रोजगार, उनका जो डेली वेजेस थे उनको नहीं मिल रहा है, उनको भोजन दे सकते हैं, वो उनको दे सकते हैं। जो लोग जिनके अब कई जिन बच्चों के बेचारों के माता पिता चले गए हैं, तो एक समाज की जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि जहां पर भी हम लोग किसी को हम गोद ले सकते हैं तो उसके लिए भी हम लोग आगे आए। हमारे इंस्टीट्यूट भी हम लोग आगे आ रहे हैं। हमारा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू मैंने ऑलरेडी उन लोगों से बात कर ली है कि पहाड़ में अगर कोई हमको इस तरह के बच्चे मिलते हैं जो ऑर्फन हो गए हैं, तो उनकी पूरे जीवन की पढ़ाई का हम जिम्मा लेने के लिए तैयार हैं। तो वो उसके ऊपर हमारी टीम अलग से काम कर रही है। जो साइकोलॉजिकल भय घुस गया है अंदर, किसी का प्रियजन चला गया है, जो जिन मरीजों को कोविड हो गया था वो जब अकेले पड़े रहे वार्ड में, आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक मरीज अकेला वार्ड में पड़ा हुआ है और मैं बेड में पड़ा हूं और मेरे सामने का दूसरा मरीज मर जाए, उससे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है कि भाई सामने पड़ा हुआ मरीज, अभी तो मैं बात कर रहा था, थोड़ी देर में उसकी डेथ हो गई है। इसके लिए हर इंसान जिसको ये प्रॉब्लम हुई है उसको
स्वयं के साथ थोड़ी देर वक्त बिताना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, शांति में बैठना बहुत आवश्यक है। एक पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक विचार हम लाएं। देखिए, आपदा आई है, जो नुकसान हो गया है, उस नुकसान के ऊपर अगर हम सोचते रहेंगे, बार बार सोचते रहेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन तो जीना है, जीवन आगे 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 बढ़ना पड़ेगा। हम यहीं रुक जाएंगे और यहीं पुरानी चीज को हम सोचते रहेंगे, अपने लिए और विकार उत्पन्न करेंगे। हाथ पैर नहीं छोड़ सकते, हम भाग्य के भरोसे नहीं चल सकते। देखिए, मनुष्य कर्म प्रधान है, कर्म उसको करना पड़ेगा। आपदा आई है, विपत्ति आई है, प्रियजनों को खोया है, बच्चों ने माता पिता को खोया है, इकोनॉमिक फ्रंट पे डेंट लगा है। लेकिन हमें, जैसे एक छोटा बच्चा जब होता है ना, वो पहाड़ में बोलते हैं ग्वाया लगाता है, जब वो चलता है घुटने के बल पे, थोड़ा सा खड़ा होता है, वो गिरता है, उसको चोट लगती है कहीं, उसको फिर 5-10 मिनट रोता है, फिर थोड़ी देर में फिर दौड़ना शुरू कर देता है। तो हम इंसानों को ये अपने अंदर एक ये बना लेना चाहिए हमेशा के लिए कि हम लोग, अगर कोई विपत्ति आती है, कोई समस्या आती है, तो हमें उठ के खड़ा होके सामना करना है उस चीज का। हम उसको छोड़ नहीं सकते, भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते। अपने आप को हम अंदर से मजबूत करें, आत्मविश्वास अपने अंदर जगाएं। थोड़ा सा मैं सबको कहूंगा, इस समय बहुत जो ध्यान की प्रक्रिया है, वो ध्यान से मन शांत होता है। मन को हम लोगों को शांत करना चाहिए। उस मन में जो विकार आ रहे हैं, नेगेटिव जो नकारात्मकता आ रही है, उस नकारात्मकता से हमको हटना पड़ेगा। सब दिन होत न एक समान, दुख आया है तो सुख भी आएगा, सुख आया है तो एक दिन दुख भी आएगा। ये तो रात और दिन जैसे होता है। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि दिन ही दिन रहेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, और रात ही रात रहेगी तो वो भी पॉसिबल नहीं है। दिन भी आना है, रात भी आनी है, प्रकाश है, अंधेरा भी है। तो दोनों का सामंजस्य बिठा के हम लोगों को चलना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया है, आपस में हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कहीं मिल रहा है, अच्छे किसी डॉक्टर के पास साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेंगे, एक दूसरे को मदद करें। ये मदद के क्षण हैं। इस समय मैं समझता हूं कि ईश्वर भी आपकी परीक्षा ले रहा है, सबकी परीक्षा ले रहा है कि कौन कहां पर किसको मदद कर रहा है। तो मदद जितनी ज्यादा से ज्यादा हम सब लोग कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद करें और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। निश्चित तौर पर ये जो विपत्ति आई हुई, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगी। ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ये भी कुछ हम सबको सिखाने के लिए आ रखी है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं समझता हूँ समय आने के साथ चीजें अच्छी होंगी और इस वायरस से भी छुटकारा मिलेगा। तो डॉक्टर धस्माना, आज आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी हमारे साथ, खास करके ये पॉजिटिविटी के बारे में, और दूसरों को मदद करने से हमको भी यानी फायदा होता है। तो कैसे टैकल करने का कोविड, और खास करके जो पब्लिक को अभी भी कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि थर्ड वेव कैसी होगी। बिल्कुल। तो थैंक्स अ लॉट, हम पूरी टीम की तरफ से आपके व्यूज शेयर करने के लिए हमारे साथ। नहीं, आपका आभारी हूं मैं कि आपने मुझे अपने मंच पे बुलाया। पायनियर को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस तरह के प्रोग्राम आप लोग करते रहें, जिससे पब्लिक में एक पॉजिटिविटी आए। पब्लिक जो है थोड़ा सा देखो, इस समय प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। सही सूचना का ये जो मल्टीमीडिया चल रहा है ना, इसमें बहुत सारी बकवास आती है। तो मैं पब्लिक से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जरा विश्वास कम करें। इस पे बहुत सारी चीजें अनावश्यक आती हैं, जिसका कोई सर कोई पैर नहीं है। जो साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही है, जो पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं, उसकी बात सुने। जो डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं, उसकी बात सुने। और ये अनावश्यक जो लोग दुष्प्रचार में लगे हुए हैं, उनकी बातों पे ध्यान न दें। जो मेडिकल कम्युनिटी, जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन, अच्छे इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, उस पर ध्यान दें। और हम सब लोग अपने आप को बचा के रखें। एक बार पुनः मैं पायनियर का आभारी हूं कि मुझे आज आपने अपने मंच पे बुलाया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आप सबके लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद, नमस्कार।